दोस्तों एक 25 साल की महिला के घर रात के 10 बजे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद तरह तरह की बातें होने लगती है। कोई कहता है इसे घर से बाहर निकाल दो, कोई कहता है इसके घर को फूंक दो, कोई कहता है कि लाल मिर्च लगाकर इसे रगड़ कर मारो और कोई तो कहता है कि इसे जवान मर्दों के हवाले कर दो। दोस्तों तरह तरह की बातें गांव के लोग उसके घर पर रात के 10 बजे के आसपास करने लगते हैं और उसके बहिष्कार कर देते हैं। उसे गांव में जीना दुश्वार कर देते हैं। रात उसके लिए इतनी भयानक हो जाती है कि वो रात काटना मुश्किल उसे हो जाता है। दोस्तों क्या कुछ है इस कहानी में, क्यों गांव के लोग उसका बहिष्कार कर रहे थे, उसे गांव से निकालने की बात कर रहे थे, गैर मर्दों के हवाले करने की बात कर रहे थे। आखिर उस महिला ने क्या गलती कर दी जो कि पूरा गांव मिलकर इस कहानी पर वो उतारू हो जाते हैं। दोस्तों ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई को कि आखिर महिला को इतनी कड़ी सजा क्यों देने पर पूरा गाँव उतारू हो गया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक संध्या नाम की लड़की रहती है। दोस्तों उसको रीत रिवाज के साथ एक दिनेश नाम के लड़के से उसका विवाह होता है। विवाह होने के बाद पास के ही गांव में वो जाकर जो है कि अपना जीवन अच्छे से बिताने लगती है। धीरे धीरे उसके 2 साल बीत जाते हैं। अपने सास ससुर की अच्छे से खातिरदारी करती है और अपने परिवार का बहुत अच्छे से केयर करती है, क्योंकि दोस्तों वो कक्षा 8 तक ही पढ़ी थी और उन्हें जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो घास फूस काटती और घर का खेतों का काम बहुत ही अच्छे से अपने उन जवानी के दिनों में किया करती थी, जिससे कि उसके जो है कि हुनर की वजह से वो बहुत ही, उसका परिवार उसके काम की वजह से खुश था। जो उधर संध्या थी वो अपने पति दिनेश से कहती है कि क्यों ना हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और आप एक दो गाय लाकर दे दो, जिससे कि मैं उनको चरा कर खिला कर और उसकी सेवा कर कर घर की कुछ जो है कि पैसे में हाथ भी बटेगा और अपने घर की स्थिति भी सही होगी। जो दिनेश होता है वो कुछ नहीं सोचता है और एक गाय का बंदोबस्त करने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है कि गाय जो आएगी उससे दूध मिलेगा, दूध से पैसे आएंगे और घर का कुछ ना कुछ कामकाज दूध के सहारे चलने लगेगा। इधर संध्या जो थी इतनी मेहनती थी, वो कामकाज करने में बिल्कुल माहिर थी और काम की बदौलत वो अपने गाय को जो है कि खरीदवा लेती है। खरीदने के बाद गाय की सेवा करती है। धीरे धीरे एक गाय से 5 गाय हो जाती हैं। दोस्तों लगभग 4-5 साल बीत जाते हैं। गाय जो थी बहुत ही अच्छी थी और अच्छी खासी दूध देती थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। पूरा परिवार खुशहाल था, जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन एक दिन दुखों का पहाड़ ऐसा टूटता है जिससे कि पूरा घर ही बिखर जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसी उस रात को घटना हो जाती है जिससे पूरा गांव हड़कंप मच जाता है। दोस्तों शाम को उसकी गाय जो थी खुलकर बाहर दौड़ रही थी, तो अपने पति दिनेश से कहती है संध्या कि क्यों ना इस गाय को आप बांध दीजिए, नहीं तो गांव में बहुत नुकसान करेगी और लोग भला बुरा कहने लगेंगे। दिनेश जो होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुमने ये जो है कि बवाल पाला है और तुम ही जाके गायों को बांधो और मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अपने काम काज से बहुत ही व्यस्त हूँ, आज मुझे तनिक भी मूड नहीं कर रहा है, मैं गायों को नहीं बांधूंगा। बेचारी संध्या मजबूरन में वो पहुंचती है और गाय को गले में रस्सी बांधकर ले जाके अपने जो है कि जहां पर उस झोपड़ी में बांधा करती थी गायों को जाकर बांध देती है। संध्या को क्या पता था कि ये बांधी गई रस्सी ही इस हादसे का शिकार बन जाएगी, क्योंकि संध्या को अच्छी तरीके से रस्सी बांधना नहीं आता था। वो केवल इस खूंटे से दूसरे खूंटे में बांध दिया करती थी। दोस्तों लेकिन रस्सी तो गले से टूटी थी, रस्सी को गले में बांधना था, लेकिन जो संध्या थी वो रस्सी गले में बांधने में थोड़ा सा लापरवाही कर जाती है और रस्सी जो है वो गले में कस जाती है। धीरे धीरे रात होता है, वो गाय को रस्सी में कसने की वजह से गाय की मौत हो जाती है। दोस्तों सुबह संध्या जब उठती है सोकर, अपने उस घर से गायों को निकालने के लिए देखकर वो चिल्लाने लगती है और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि
नई नवेली दुल्हन जो 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वो एक गाय की हत्या कर चुकी है। फला नाम दिनेश नाम के लड़का जो है उसके घर पर एक गौ हत्या हो गया है, उसके घर पर एक गाय मर चुकी है। दोस्तों ये सुनकर पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे और देखता है कि वाकई गाय की मौत हो चुकी है और गले में रस्सी बंधी हुई है और जो है कि गाय मौत के हवाले हो चुकी है। लोग तरह तरीके के बात करने लगते हैं। धीरे धीरे 12 बज जाते हैं दिन के। लोग अपने अपने कामों पर चले गए थे, लेकिन होता क्या, अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला था। लोग विधि विधान के अनुसार गाय को आत्मसमर्पण करके जमीन में उसे गाड़ देते हैं, उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होता है लोगों में हड़कंप मच जाता है, गांव में पूरी बात फैल जाती है और धीरे धीरे शाम को जब अपने अपने कामों से लोग वापस घर पर आते हैं तो संध्या के घर पर भीड़ लगने लगती है। भीड़ लगते लगते रात के 10 बज जाते हैं। लोग तरीके तरीके की बात करने लगते हैं, इसे घर से बाहर निकाल दो, इसे गांव से बहिष्कार कर दो, इसे कुजात छांट दो, इस परिवार के घर से कोई पानी ना पिए, ये तो ऐसा कर्म कर चुकी है, इसे लाल मिर्ची रगड़ के मारो। और कोई तो कहने लगा इसे गैर मर्दों के हवाले कर दो ताकि इसकी गर्मी शांत हो जाए, इसने एक गाय की हत्या की है, एक गौ माँ का हत्या किया है। तरीके तरीके के लोग बात करने लगते हैं। दोस्तों परिवार जो होता है वो भी डर जाता है कि वाकई इसने गौ हत्या की है और गांव पर कोई भी आपदा विपदा पड़ सकती है, जिसकी वजह से पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है। 50 तरीके की बात की वजह से उसे जो है एक जगह पर बैठाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है, वहां के लोग पंडित को बुलाते हैं और इसके समाधान की जो है कि प्रक्रिया निकालने की कोशिश की जाती है। वहां के जो पंच सरपंच थे, जो कुछ सम्मानित व्यक्ति थे, जो है कि पंडित को बुलाकर उससे पूछा जाता है तो पंडित कहता है 3 साल तक इसे घर से बाहर रहना होगा, अपने परिवार से दूर रहना होगा, नहीं तो परिवार भी इसके साथ जा सकता है। अगर परिवार चाहे इससे मतलब अपना नाता छोड़ना तो परिवार गांव में रह सकता है, लेकिन इसे भीख मांग कर खाना होगा, गांव की सेवा करनी होगी 3 साल, उसके बाद ही ये घर पर वापस आएगी, नहीं तो इसे जिंदा जला दिया जाए, इसको भी मौत के घाट के हवाले कर दिया जाए, नहीं तो गाँव पूरा जो है बर्बाद हो जाएगा, गांव में प्रलय आ सकती है। दोस्तों पंडित के बताए अनुसार जो संध्या थी वो तैयार हो जाती है कि मैं 3 साल तक जो है कि गायों की सेवा करूंगी। मैं तो गाय की सेवा कर ही रही थी 4-5 साल से, मैंने कोई पाप नहीं किया, अनजाने में पाप हो गया। वो बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत मिन्नतें मांगती है, लोगों से दुहाई मांगती है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है उस संध्या की बात को कि संध्या की कोई गलती नहीं है। दोस्तों पूरा गाँव एक ना सुनता है और संध्या को जो है गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों गांव में आने की उसे इजाजत तक बंद कर दी जाती है, कोई भी उसका चेहरा देखने के लिए जो था तैयार नहीं था, उसे एक घर पे पानी पीने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। दोस्तों एक झोपड़ी डालकर वहां पर गायों की सेवा के लिए गाय दे दिया जाता है। उधर संध्या दूर के कुछ गांव में जाकर भीख मांग के अपना गुजारा करती है, गांव की सेवा करती है और गाय का जो दूध होता है उसका पति दिनेश चुपके से सुबह पहुंचकर दूध लेकर बाजार में मार्केट में बेचकर अय्यासी करता है और संध्या दर दर ठोकरे खा के भीख मांगे अपना गुजारा करती है। दोस्तों उसे पंडितों द्वारा बताया गया था कि 3 साल तक तुम्हें ये गौ सेवा करनी होगी जिससे कि तुम्हारा पाप धुल जाएगा। दोस्तों वो उसी आधार पर अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी एक झगड़े के मामले में एक मामला कोर्ट तक पहुंचता है और एसडीएम तक आदेश दिया जाता है कि उसकी जाकर पैमाइश की जाए। वहां का लेखपाल महोदय जिसका नाम सुमित था वो आता है लेखपाल उसकी पैमाइश के लिए, तो पूछता है कि गांव में क्या एक घनश्याम नाम के आदमी रहते हैं। तो संध्या जो होती है वो बताती है कि हाँ रहते हैं। वो वहीं पर बैठकर उन गायों को देखने लगता है क्योंकि गांव इतनी अच्छी अच्छी थी जिससे कि देखकर क्यों ना कोई मोहित हो जाए। दोस्तों संध्या बहुत ही सुशील और सज्जन थी और वो वहां पर पूछता है कि क्या ये कितनी लीटर दूध देती होंगी गाय और क्या हमारे घर के लिए ये पर्याप्त हो सकती है, क्या आप बेच सकती हो, मुझे गायों की सख्त जरूरत है, मुझे दूध की सख्त जरूरत है क्योंकि मार्केट में बाजार में हमारे शहर में पानी से मिलावट दूध मिलता है और हमारे जो है कि परिवार में वो सेहतमंद लायक नहीं है। दोस्तों वो कहती है मुझसे बात मत करो, मुझसे अगर कोई बात करते आपको देख लेगा तो आपके भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आप जाओ गांव में अपने काम को देखो, मुझसे बात मत करो। और मैं ये नहीं सब जानती कितनी जो है कि पैसे की होगी, मैं ये जानती हूँ कि 10-12 लीटर दूध देती है, एक परिवार के लिए बहुत ही अच्छी है और एक परिवार का जीवन यापन कर सकती है। दोस्तों इतना सुनकर जो सुमित होता है वो गांव में जाता है और उन झगड़ों का निपटारा करता है, लेकिन झगड़ों का निपटारा नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन वहां पर
इस बात को जिक्र करता है कि गांव के बाहर एक महिला मिली थी, बहुत ही अड़ियल थी, बहुत ही गुरूर किस्म की बात कर रही थी और जो थी कि कह रही थी कि हमारे घर से भाग जाओ, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। दोस्तों वो लोग कहते हैं कहाँ तुम उसके चक्कर में पड़ गए, वो पापिन है, वो घोर उसने पाप किया है, अगर आप उससे बात करोगे कि आपके ऊपर भी पाप लग जाएगा, आपके भी जीवन में प्रलय आ जाएगी, आप भी एक पाप के भागीदार हो जाएंगे, वो अपने पाप को काट रही है। दोस्तों सुनता है जब सुमित, उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जुर्म ही किया था, केवल रस्सी बांधने की वजह से एक गाय की हत्या हो गई थी। तो सुमित जो होता है वो हंसने लगता है कि उसने क्या ऐसी हत्या कर दी। ऐसी ऐसी 50 गायें रोज मौत के घाट उतरती हैं, ट्रकों में लाद कर ले जाया जाता है, जहां पर गायों की मौत हो जाती है। और रोज जो है कि पशु बाड़े में 1 2 4 गायों की मौत होती है। तो क्या लोग इसी प्रकार से उनका भी बहिष्कार करते हैं? क्या वहां पर प्रलय नहीं आ जाती है? लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुमित का कोई भी बात का असर नहीं पड़ता है। वो मामला जो है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात करता है और बताता है कि ऐसी सी बात है, उस गांव में एक महिला को वहां से जो बहिष्कार करके बाहर भगा दिया गया है और वो भीख मांग के खा रही है और गायों की सेवा कर रही है। दोस्तों उसके बाद संध्या के पास फिर वो एक दिन आता है सुमित और उससे कहता है कि क्या मैं गायों के लिए कुछ जो है कि बाड़े वगैरह बनवा दूं, इनके रहने का बंदोबस्त करवा दूं, तो क्या ठीक रहेगा? तो कहती क्यों नहीं ठीक रहेगा, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि वो जो था वहां का लेखपाल था। दोस्तों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और जो है कि डिस्ट्रिक्ट द्वारा उसके पैसे का सैंक्शन करवाता है और बजट पास करवा के उसके गायों के रहने का व्यवस्था करवा देता है। क्योंकि बारिश में, आंधियों में, तूफानों में बहुत ही गायों को दिक्कत हुआ करती थी कि धीरे धीरे उसके पास 15 से 20 गाय हो चुकी थी। दोस्तों अपने ही पैसे से उसका एक झोपड़ी बनवा देता है अच्छी सी, जिसमें कि वो संध्या रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे दोनों का लगाव हो जाता है, दोनों में व्यवहार हो जाता है, क्योंकि वहां का वो लेखपाल था और उसने उसकी इतनी मदद की थी कि जीवन में आज तक संध्या को इतना मदद किसी ने भी नहीं किया था, उसका पति भी नहीं किया था। इसी दौरान पता चलता है कि उसका पति दूसरा विवाह कर लिया है। दोस्तों आनंद फानन में आती है और अपने घर पर पहुंचती है और कहती है कि तुमने कैसे विवाह कर लिया, 2 साल बीत गए हैं, 1 ही साल तो मेरा बाकी है, उसके बाद मैं भी अपने घर आ जाऊंगी। कहता है कि देखो जब 3 साल बीतेगा उसके बाद आके देखना कि तुम्हें क्या करना है, तुम रहोगी या नहीं रहोगी। फिलहाल मुझे बच्चों की जरूरत है, मुझे जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, मैं अभी विवाह कर लिया हूं, बाद में देखा जाएगा। उसे लात डंडों से मारकर भगा दिया जाता है और उसके साथ बहिष्कार किया जाता है और वो रोती बिलखती हुई अपनी झोपड़ी पे आती है। वो कहीं की नहीं रहती कि उसका पति भी एक दूसरा विवाह कर लिया है। कहता है उसका पति कि तुम चली जाओ, अभी तो तुम कुजात छांटी गई हो, तुम्हारे घर का पानी कौन पिएगा, तुम्हारे परछाई को कौन छुएगा। तो कहती है क्या दूध में वो पाप नहीं लगा है जो कि सुबह जाते हो दूध लेकर मार्केट में बेचते हो और पैसों की गुलछर्रे लुटाते हो। दोस्तों वो बोलने के तैयार नहीं, लात डंडों से मार के उसे भगा दिया जाता है। वो मजबूरन रोती बिलखती आती है और फिर उसके दूसरे दिन लेखपाल महोदय आते हैं। सुमित सारी प्रक्रिया बताती है। सुमित जो लेखपाल था उसका भी कलेजा कांप उठता है। वो भी एक दयालु किस्म का आदमी था, लगभग 30-32 साल की उम्र उसकी भी थी और वो भी एक जवान था, आज तक भी उसने भी विवाह नहीं किया था। और इधर जो संध्या थी उसकी भी उम्र 28-29 साल के आसपास हो गई थी। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में लगाव होने लगता है। कब इनका लगाव व्यवहार मोहब्बत में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है, सुमित और संध्या समझ ही नहीं पाते हैं और दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उधर संध्या भी मजबूरन में फिजिकल रिलेशन में आने के लिए मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो पति था दिनेश वो दूसरा विवाह कर लिया था। दोस्तों धीरे धीरे इन लोगों का जीवन में आगे बढ़ने लगता है। जो लेखपाल था वो आता था और इसके साथ रंगरलियां मनाता था और इसे प्यार के झांसे में रखता और उसे पत्नी बनाने का वादा कर चुका था। गांव में धीरे धीरे ये हवा फैलती है कि वो लेखपाल जो हमारे यहाँ का है वो ऐसी ऐसी बात, वो जो बाहर अपनी सजा काट रही है गौ हत्या का, वही पापिन जो है उसके घर पर आता है और रात भर रुकता है और सुबह वो जाता है। ये तो इतनी बड़ी पाप कर रही, कहीं अपने गांव में प्रलय न आ जाए। किसी की मौत भी होती थी, कहते थे लोग उसी की पाप की ही सजा है जो कि इसकी मौत हो गई। किसी को चोट लगता था तब भी लोग कहते थे उसी पाप की भागी जो है कि पाप हमारे गाँव पे उतर रहा है जो इसको चोट लगा। दोस्तों कोई भी हादसे का शिकार होता तो लोग उसी संध्या को ही लगाकर कहते कि संध्या की ही वजह से ये हो रहा है। दोस्तों एक दिन रात में जब
सुमित आता है और उसके घर पर रुकता है और रात में वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी गांव वाले आके पूरा उसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है, थाने से पुलिस आती है, क्योंकि उधर एसडीएम महोदय को ये बात पता थी कि उसका ये हेल्प कर रहा है और उससे इसको लगाव ज़्यादा है, तो एसडीएम साहब भी आदेश देते हैं कि जाकर वहाँ पर थाना इंचार्ज जाकर इनकी इंक्वायरी करे। और जो है संध्या और सुमित और दिनेश के पूरे परिवार को थाने में बुलाया जाता है। पूरा गांव थाने में पहुंचता है और वहां पर जब सुबह होती है तो उसका फैसला होता है। तो संध्या कहती है कि मेरा पति ने दूसरा विवाह कर लिया, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये जो सुमित महोदय हैं मुझसे बेतहा मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ जी रहे, मरने की कसम भी खा चुके हैं, मैं इन्हीं के जीवन में जीना चाहती हूँ। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, मैं इनके जीवन में रहना चाहती हूँ। सुमित भी कहता है कि मैं भी इससे बेतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं इसको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने होशो हवास में मैं ये अपनी बात को इस पर जो है कि इस थाने में रख रहा हूँ। दोस्तों, मारडंडे पूरा जो थाना था उस गांव वालों को भगाया जाता है। वहां पर उन लोगों का जो है कि थू-थू करके और उन दोनों का कोर्ट मैरिज करवाया जाता है और दोनों पति पत्नी बनकर अपने जीवन में लाइफ एंजॉय के लिए अपने परिवार में वो अपने घर पर सुमित ले जाता है। दोस्तों, आज भी संध्या और सुमित अपने जीवन में खुशहाल जीवन से जी रहे हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके परिवार में 2 बच्चे भी उनका जन्म हो चुका है। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन उसका प्रायश्चित इतना कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है। लोग पिछले जमाने के सोच में क्यों जी रहे हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।